सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के प्रोग्राम में भी समी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि कल से वो हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि अब उनके वालिद साहब की तबीयत जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन राना ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और लाहौर से अब से कुछ देर बाद बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मौलाना साहब के धरने के हवाले से बात करेंगे। एक टॉपिक आज का हमारा ये भी होगा। मौलाना साहब आते हैं, प्राइम टाइम में आते हैं, खिताब करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने जो मार्च का आगाज़ किया था उसकी जो बुनियाद थी वो महंगाई थी। लेकिन जब अगर हम उनका खिताब सुने तो उस खिताब में महंगाई से ज़्यादा कुछ और होता है, दुश्मन का बयानिया होता है। कभी वो बात करते हैं करतारपुर राहदारी के हवाले से, कभी वो बात करते हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से। फिर उन कुछ आज आपको इस प्रोग्राम में कुछ उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे और जो असफंद यारवली साहब हैं उनकी भी आपको तस्वीर दिखाएंगे जो उनके बिल्कुल साथ खड़े होते हैं मौलाना साहब के। आखिर ये जो बात करते हैं खिताब में आके, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं। लेकिन अगर राना साहब मुझे इजाज़त दें तो सबसे पहले मैं मौलाना साहब का एक शॉट चलाना चाहूँगी जो उन्होंने करतारपुर राहदारी के हवाले से कल कहा। ये आपने जो बात सुनी है वो मौलाना साहब की बात सुनी है। अब मैं आपको एक और शॉट सुनाती हूँ जो कि बीजेपी के लीडर का शॉट है और वो क्या बात कर रहा है करतारपुर के हवाले से। अभी वो तैयार नहीं हुआ है, जैसे वो तैयार होता है वो आपको सुनाएंगे। लेकिन राना साहब आप मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब जब ये बात करते हैं करतारपुर के हवाले से तो ये किसके लिए बात करते हैं। मौलाना साहब की तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। जी अलीना, देखें बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक ऐसा टोला है जिन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों से इस बात का ठेका ले रखा है कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों और पाकिस्तान के कौमी मफादात के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते रहते हैं। और ये टोला अब आवाम की नज़रों में एक्सपोज हो चुका है। आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान जो है ये किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये मोदी की जुबान बोल रहे हैं। करतारपुर से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? वो मोदी को तकलीफ है। जो बात कल मौलाना फजल रहमान ने की वही बात आज मोदी ने की। मोदी हुकूमत ने वो जो पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी के लिए रियायत दी हैं करतारपुर आने के हवाले से उनको मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल, अब मोदी परेशान है कि पाकिस्तान सिखों को सहूलतें दे रहा है। भाई उससे क्या, आप इनसे पूछें हजरत साहब से, इनको आज बड़े अल्लामा इकबाल याद आ रहे हैं। ये जब लाहौर में थे तो इनको ये तौफीक हुई कि ये अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी देते जाकर। इन लोगों ने, आप मौलाना फजल रहमान साहब और इनके जो चेले चांटे हैं असफंद यारवली, महमूद अचकज़ई जो आजकल इनके बड़े आगे पीछे लगे हुए हैं, ये तारीख उठाकर देखें कि वो और उनके आबाओ अजदाद कितनी मरतबा हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के मज़ारों पर गए हैं। ये जो करतारपुर से तकलीफ है ये सबसे ज्यादा दुखती रग है मोदी की। अच्छा, तो मौलाना साहब की वो तस्वीर भी साथ साथ चलाए ना जी, जिसमें वो हैं अजीत दोवल के साथ हैं और फिर मौलाना मदनी साहब के साथ हैं। लोगों को दिखाएं आप ताकि वो तस्वीर लोगों को पता चले कि बेसिकली अजीत दोवल के साथ जो है वो मौलाना साहब क्या कर रहे थे। अब अजीत दोवल कौन है? वो वही है जो पाकिस्तान में जो है तखरीब कारी कराता है। ये वही है जो रॉ के लिए काम करता है और मौलाना साहब उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि जी जो आज़ादी मार्च कर रहा हूँ वो मैं महंगाई के लिए कर रहा हूँ। राना साहब दिखाएं ना जी वो तस्वीर। लीना देखें, ये मौलाना साहब जो है ना, इन्होंने कल बात की करतारपुर के हवाले से। बिल्कुल, उस पर आज वही मौक़िफ़, यानी कि इनका ये आड़ ले रहे हैं यौम इकबाल की। बिल्कुल, यानी आप लोगों ने तो तहरीके पाकिस्तान की मुखालफत की, आपने तो इन कायदीन के नजरिए की मुखालफत की। आज आप उसकी आड़ में ये बात कह रहे हैं जो बात पाकिस्तान के कौमी मुफाद में है, जिसकी मोदी और भारत को तकलीफ है, जिस पर दुनिया भर की सिख बरादरी जो है वो खुश है। और बाबा गुरु नानक जो है वो सिख मजहब के बानी थे। अब पाकिस्तान का आइन और इस्लाम ये भी हमें अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। बिल्कुल, तो मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ ख्याल करना चाहिए कि भाई बाबा गुरु नानक जो है वो एक बहुत बड़ी सिख बरादरी के रूहानी पेशवा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब पता नहीं इस मुल्क में कौन सी अनारकी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। किसके इसमें आपको शक रह गई है? वो देखें ना, महमूद खान अचकज़ई दिखाएं।
वो महमूद खान अचकजई को JUI के बंदे ने ये 2018 के इलेक्शन में बलोचिस्तान में हराया। बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान कहते हैं उन इलेक्शन में धांधली हुई है। महमूद खान अचकजई या वहां मौलवी फजल रहमान साहब के बंदों ने धांधली की है। अच्छा, महमूद खान अचकजई साहब की भी एक तस्वीर है, जरा वो चलाएं। हाँ, वो जो NDS के एक बंदा था जो बाद में मारा भी गया था और वो यहाँ पर पता चला था कि बलूचिस्तान में तकरीबकारी कर रहा है, वो जरा वो अचकजई साहब की तस्वीर दिखाएं लोगों को, ताकि लोगों को पता चले जो इस वक्त वहाँ पे कारकुन मौजूद हैं, उनको भी अंदाजा हो कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और जिन लीडर्स के लिए के पीछे वो खड़े हुए हैं आखिर में उनका जो असल चेहरा वो है क्या। अच्छा, बाबर डोगर साहब, आपने सुना राना साहब को, अब ये जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब, महंगाई के नाम पर ही आए हैं, करतारपुर राहदारी को टारगेट कर रहे हैं। एक और भी शॉट था जो कि बीजेपी के बहुत से रहनुमाओं के शॉट हैं, जो वो कहते हैं जी हम इसको नहीं बनने देंगे, हम क्यों करतारपुर राहदारी को बनने दें, ये हमारे जो मुल्क है उसके मुफाद में नहीं है। और इसी तरीके की बातें जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं, फिर मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब मौलाना साहब प्राइम टाइम में आते हैं, इस तरह की बातें करके चले जाते हैं, और जब वो बंद कमरों में बैठते हैं तो वो कुछ और बातें करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं। क्या मौलाना साहब को आपको लगता है कि एयर टाइम इतना देना चाहिए? फिर अगर हम ये बात करते हैं फिर वो ये लोग कहेंगे कि जी ऑपोजिशन को आज़ादी सहाफ़त एंड ऑल, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। बाबर डोगर साहब। जो मार्च अपना आज़ादी मार्च के मौलाना ने जो मार्च अपना आज़ादी मार्च स्टार्ट किया था वो महंगाई या बेरोज़गारी की वजह से नहीं किया था। उन्होंने कश्मीर का नाम लेकर ये आज़ादी मार्च स्टार्ट किया था 27 अक्टूबर को। आप मुझे एक बात बताएं, ये 8 दिन हो गए हैं वहाँ पर धरना दिए हुए, इन 8 दिनों में कोई एक दफ़ा भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया? कोई एक दफ़ा भी कश्मीर में कर्फ्यू का जिक्र किया? कोई एक दफ़ा भी इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से कोई बात की है? हाँ, वो जो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं फौजे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को, उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे उंगलियां उठा रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो पाकिस्तान का झंडा जो था वो जम्मू में लहराया करता था, जम्मू कश्मीर में लहराया करता था। ये इंडिया की तारीख में पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान का झंडा पंजाब में लहरा रहा है, पाकिस्तान का झंडा जो है वो अमृतसर के अंदर लहरा रहा है। लोगों ने अपने घरों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है, जिस तरह से करतारपुरा का बॉर्डर खोला है और जिस तरह से पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट कर रहा है कि जनाब आप ID कार्ड दिखाएं तो आप आ जाएं, क्योंकि वहां पर तो पासपोर्ट बेतहाशा लोगों के बेचारों के बने ही नहीं हुए। ठीक, करतारपुरा मोदी के गले की हड्डी बन चुका है। अगर मोदी को सबसे ज्यादा किस चीज से तकलीफ है वो करतारपुरा से है कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक बॉर्डर जो है उसको खोल दिया है। मोदी तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता था, उसका तो ख्याल था कि हम बॉर्डर बंद करेंगे, पाकिस्तान जो है इंडिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ हम हर जगह जहर उगला जाएगा। ये तो उसकी उम्मीदों पे भांडा फूट गया कि इंडिया में, इंडियन पंजाब में सिखों ने चौकों पे इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है, घरों पर वो पाकिस्तान इसी तरह की एक बात जो है वो एहसन इकबाल साहब ने की है। अब एहसन इकबाल जो है वो बहुत ही सीनियर रहनुमा है नून के डोगर साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि जी ये पासपोर्ट वाला जो इशू है ये तो बड़ा ही खतरनाक इशू है। लेकिन एहसन इकबाल साहब से एक सवाल है कि राहदारी के ऊपर, यानी कि एक बंदा आ रहा है, उसने वो अपनी ज़ियारतें कर दी और उसने वापस चले जाना है, उस राहदारी के ऊपर आप इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके लिए पासपोर्ट या वीज़ा लेना ज़रूरी है? ये ज़रा आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं राना साहब से भी इस पर कमेंट लेती हूँ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सारे इंडिया के जो सिख हैं उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ हैं, सारी दुनिया के जो सिख हैं उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हैं। इस गवर्नमेंट ने उनके दिल जीत लिए हैं। सिख जो है वो बहुत खुश हैं कि जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया। अगर अमृतसर से चंद किलोमीटर के फासले पर करतारपुरा था, वो वहां पर आ ही नहीं सकते थे, विजिट ही नहीं कर सकते थे। सबसे मुतबरिक जगह ये करतारपुरा उनके लिए है, लेकिन ये वो दरमियान में एक लाइन थी और वो इधर आ ही नहीं सकते थे। इस गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, इन अदारों ने जो स्टेप लिया है, जनरल बाजवा ने जो स्टेप लिया, इमरान खान ने जो स्टेप लिया है कि वो जो बॉर्डर खोल दिया, उनको कहा कि आप आए, सुबह आएंगे,
करतारपुरा के अंदर वो रहेंगे, उससे बाहर वो जा नहीं सकते, शाम को वो वापस चले जाएंगे। इससे कौन सी ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच होगी? मुझे एक बात बताएं, जब वो करतारपुरा से बाहर निकल ही नहीं सकते, वो वहीं पर रहेंगे, आएंगे, अपनी इबादत करेंगे और वहां से वापस चले जाएंगे। देखिए ये चीज इन लोगों को हजम नहीं हो रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको हजम होगी, बिल्कुल होगी। जो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर, एक मिनट अलीना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान की एजेंसी दहशतगर्दी कराती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक गुलभूषण का नाम नहीं लिया कि गुलभूषण पकड़ा गया, सर्विंग इंडियन कर्नल पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसका नाम नहीं लिया। अब इनको ये तकलीफ है, ये तो चीजें उलट रही हैं। ये तो वो जो सोचे थे उससे बिल्कुल बरक्स है। करतारपुरा जो है इससे पाकिस्तान का कद बड़ा सारी दुनिया में, बिल्कुल ऐसा है। यही तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। समझ नहीं आ रहा है इसका जवाब क्या देना है। कल के खिताब में, बल्कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने खिताब किया है। एक और भी बात जो है, और भी इशू है, वो बार बार उसे हाईलाइट कर रहे हैं, वो है मिसिंग पर्सन का इशू। मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो हम सबको पता है कितना सेंसिटिव इशू है, और हम उससे वो नहीं है, बिल्कुल हमारे दिलों के करीब है वो इशू। लेकिन मौलाना साहब इसको किस तरीके कर रहे हैं, पहले जरा मैं चाहूंगी कि आप वो मौलाना साहब का शॉर्ट चलाएं, उसके बाद मैं आपको एक और शॉर्ट सुनाऊंगी। जी चलाइएगा। कितने लोग हैं जो उठाए गए हैं और जिनका कोई पता नहीं है, और इस इशू को वो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। अब इसी तरह का एक और शॉट भी है जो कि मामा कदीर, आप सबको याद होगा कि मामा कदीर साहब जो है वो मिसिंग पर्सन की कैंपेन करते थे। राना साहब याद है ना आपको? अगर आप इजाजत दें तो मामा कदीर जो मिसिंग पर्सन की यहाँ पे कैंपेन करते थे, और बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो सहाफी हैं, उनको बुला के उनका इंटरव्यू किया करते थे। वो क्या फरमा रहे हैं, जरा वो भी सुना दें। जी राना साहब, दोनों में फर्क बता दें। देखें, ये मामा कदीर जिन लोगों का मामा है ना, ये भी मोदी के यार हैं। आपने जो बात की है पहले मोहतरम एहसन इकबाल साहब के हवाले से कि जी करतारपुर बॉर्डर के हवाले से उन्होंने जिन खदशा, वो भी तो नवाज शरीफ की जुबान बोलेंगे ना एहसन इकबाल साहब। बिल्कुल। ये सारा टोला जिसकी मैंने आपको बात की है, ये नवाज शरीफ का जो बयानिया था, ठीक, ये देखें इनका एक पूरा, मौलाना फजल रहमान आए थे, कभी कश्मीर की बात करते हैं, कभी इंतखाबात में धांधली की बात करते हैं, कभी वजीर आजम के इस्तीफे की बात करते हैं, अब ये कल करतारपुर को लेकर बैठ गए। तो ये शर्मंगेजी है। देखिए मैं आपको बताऊं, लोग जो मर्जी कहें, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये अब मुज़ाकरात का टोपी ड्रामा बंद होना चाहिए, और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो मौलाना फजल रहमान को एक टाइम दे, 2 या 3 दिन का, कि मौलाना यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया गोल करके वफाकी दारुल हुकूमत को खाली करो, वरना हम आपसे खाली करवा लेंगे। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? जिसका दिल करे आके यहाँ पे इस तरह का शरंगेजी मुल्क के खिलाफ फैलानी शुरू कर दे। ये बहुत सीरियस मामला है। इस मामले पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो करतारपुर के हवाले से मौलाना ने बातें की हैं। और जिन ये मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल जो है वो उस कमीशन के चेयरमैन भी हैं। उनकी आप रिपोर्टें देखें, कितना काम उस पर हुआ। उनमें से ये सिर्फ एक पाकिस्तान के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के कौमी सलामती के जामन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। ये दुश्मन का बयानिया है। ये जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं इनके आका, और जो इंडिया में बैठे हुए हैं, ये उनकी अलीना जुबान बोल रहे हैं। और अब ये जो तमाशा बंद होना चाहिए। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि एक जत्था बैठा है और आकर कहे कि जी हमने यहाँ से नहीं उठेंगे, हम यहाँ से ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो जो उनका दिल करे शाम को आकर बोलना शुरू कर दें, और ना वो पाकिस्तान के कौमी मफादात का ख्याल करें, ना किसी बात का। मैं आज आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी गलती की है हुकूमत के, ये जो असद कैसर साहब और परवेज खटक साहब हैं, इन्होंने ये इस बात की इजाजत देकर कि ये इस्लामाबाद में आए, इस बात की कतई तो ये लोग कहते थे कि जी नहीं हमें पता है कि ये चले जाएंगे। कैसे? ये देखिए मैं आपको बताऊं अलीना, रियासत की जिम्मेदारी है शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, और आप देखें उन इलाकों के लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है आने जाने में। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये जो चीज़ है, इस पर रियासत और हुकूमत वक्त के एक्शन का वक्त है, और ये जो है ना मीठी मीठी बातें करने का वक्त नहीं है। बात दो टोक होनी चाहिए कि मौलाना एहतजाज आपका जमहूरी हक था, मौलाना साहब आपने एहतजाज कर लिया, आपको 8 दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब आप मेहरबानी करें और यहाँ से अपना ये बिस्तर बोरिया समेटें और जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम आपको 2 या 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। अच्छा। बजाय इसके कि वो हुकूमत को अल्टीमेटम दे, हुकूमत को उन्हें वार्निंग देनी चाहिए। इसमें
इसमें राना साहब जो बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट में जो मीटिंग्स हुई हैं, चंद एक मीटिंग्स हुई हैं जिसको इमरान खान साहब ने चेयर किया और उनका एस्टिमेट ये है कि मौलाना 50 दिन भी बैठ सकते हैं। जो राना साहब बात करें कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देना चाहिए और अगर नहीं तो उनको बोरिया बिस्तर गोल करना चाहिए, ये खुद मौलाना चाह रहे हैं कि क्लैश वाली सूरत हाल पैदा हो। उनको लाशें चाहिए, वो ये चाह रहे हैं कि ब्लड शेड हो जिसको वो कैश करवा सकें। वो तो इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट कोई ऑपरेशन करे और हम गवर्नमेंट के सामने आए, क्लैश की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि गवर्नमेंट किसी सूरत नहीं चाहती कि क्लैश वाली सिचुएशन पैदा हो। तो ये लोग जो है हमारे ये पाकिस्तानी है, और असद कैसर साहब के हवाले से गवर्नमेंट का तो यहाँ तक अरेंजमेंट है कि 50 दिन भी बैठते हालात को संभाल लेंगे। इसी वजह से जो एक फील आ रही है चौधरी बिरादरान के हवाले से, वो कहते हैं बहुत से सवालों का जवाब आप ऐसे करें परवेज खटक साहब से पूछें। यानी कि जो इमरान खान साहब को इस बात पे मनाया गया, जिन्होंने बनाया उनके किरदार पे भी तो बहुत शक किया जा सकता है ना डोगर साहब। अलीना, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरी कुछ आला अफसरान और से बात हुई है। मेरा पहला ऑब्जेक्शन ही ये था कि मौलाना को यहाँ आने कैसे दिया गया। सबसे पहला मसला ये था कि गवर्नमेंट को इस तरह से फ्री हैंड नहीं देना चाहिए था। गवर्नमेंट ने मौलाना को फैसिलिटेट किया है। खान साहब के कुछ ऐसे मशीर हैं जिन्होंने उन्हें गलत मशवरे दिए। इनको मैं PMLN का मैंने 10 साल शहबाज शरीफ का दौर देखा है, जिस तरह से वो PTI को वो क्लैम डाउन करते थे कि हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उठा लिया जाता था, जो डिस्ट्रिक्ट के करता धरता थे उनको पकड़ लिया जाता था और बिल्कुल निक ऑफ द टाइम आगे कहते थे कि ठीक है आप धरना कर लें, आप जाके जलसा कर लें। और उस वक्त जो बंदे होते थे वो उनके अरेस्ट किए होते थे, बंदे अरेंज नहीं होते थे, जो थोड़े बहुत होते थे वो वापस पहुंच जाते थे। इस गवर्नमेंट ने फ्री हैंड नहीं देना चाहिए था, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अब दे दिया, अब वो वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। अब मौलाना की ख्वाहिश है कि कोई एक ऐसा सीन हो, कोई क्लैश वाली सिचुएशन पैदा हो। वो बार बार ललकार रहे हैं आपके अदारों को, वो बार बार ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे बात कर रहे हैं जिससे कि DGISPR का एक बयान आया, उन्होंने कहा लेकिन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी के टकराव नहीं करना। मेरी बात सुने, ये पॉलिसी अच्छी होती है कि टकराव नहीं करना, और वो पाकिस्तानी लोग हैं जिनको मौलाना ने गुमराह करके वहां बैठाया हुआ, वो इसी कौम के लोग हैं। हमें भी उन लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी है। लेकिन डोगर साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि एक मरतबा यहाँ पे नवाज हुकूमत ने KPK के मुंतखब वजीर आला परवेज खटक को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया था? अटक के पुल पर क्या किया गया था? तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, देखें, रियासत को इमरान खान साहब के बनी गाला का किस तरह घिराव किया गया था, लाहौर में क्या किया गया, फैसलाबाद में क्या किया गया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, इसको राणा साहब ये पहले करना चाहिए था। मेरी डोगर साहब, मेरी गुजारिश सुने, को अलाउ करने से पहले करना चाहिए था। डोगर साहब मेरी गुजारिश सुने, इन्होंने उनको लागा वहां पे बिठा दिया। डोगर साहब मेरी बात सुने, ये भी तरीका नहीं होता। ये देखें, बात ये है कि ठीक है उनको वो आ गए, एहतजाज कर लिया, 8 दिन हो गए हैं उन्हें, तो अब देखें ये तो कोई तरीका कि अच्छा जी एक आ गया है ग्रोह और वो बैठ जाए। अब मौलाना फजल रहमान साहब की हमने गुज़श्ता दिनों वो तकरीर भी सुनाई थी जो उन्होंने नेशनल असेंबली में की थी, जब इमरान खान का धरना था कि भाई आप इस्लामाबाद को इन लोगों से पाक कर दें। मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया था। मेरी अर्ज सुने डोगर साहब, मेरी बात सुन ले भाईजान। राणा साहब, बैठना मौलाना के लिए इतना आसान नहीं है। सर्दी बढ़ रही है, खुराक के मसले हैं, पानी के मसले हैं, कोई मसला नहीं है। ये राणा साहब के पास इंफॉर्मेशन है, इस हवाले से वो बताना चाहे तो आसान नहीं है बैठना। आप मौलाना कितने दिन और बैठेंगे? मेरी बड़े आला ऑफिसर से बात ना करें डॉक्टर साहब, आपको नहीं पता, राणा साहब ने विजिट किया उस जगह का और राणा साहब के पास इंफॉर्मेशन है। लंगर ही लंगर है, दस्तरखान ही दस्तरखान। अगर आप दस्तरखान से समझ गए हैं ना तो समझ जाए कि मैं क्या बात करूं। राणा साहब अगर आप बताना चाहे तो इसके हवाले से देखें। क्या डॉक्टर साहब, कल मौलाना फजल रहमान साहब के नाश्ते, लंच और डिनर के हवाले से तो अलीना ने बता दिया था। आज मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोपेगेंडा है ना कि वहाँ पे लोगों को शायद खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, आप वहाँ जाकर देखें, बड़ा वाफर मिकदार में नाश्ता, लंच और डिनर पहुँचता है वहाँ पे निहारी में। और निहारी वो कौन लोग हैं वो जो ये काम कर रहे हैं, मैंने उस पर भी आज थोड़ा सा पता लिया है। वो नवाज शरीफ साहब के बाज करीबी लोग हैं जो उन्हें खाना पहुँचा रहे हैं, खाने का बंदोबस्त करके दे रहे हैं। तो ये डोगर साहब, ये जो मसला है ना, देखें, सर्दी आपकी, हमें उन लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी है,
धरने में शरीक लोग गवर्नमेंट ने 50 दिन की प्लानिंग की हुई है, 50 दिन भी ये बैठ जाए तो गवर्नमेंट कहती है कि बैठे रहें, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है, 50 दिन और बैठ जाएं। देखें डॉक्टर साहब, ये अजीब हम किसी को अलाउ तो नहीं कर सकते ना जी। मेरी बात सुने, कल डीजीआईएसपीआर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि फौज का कोई ताल्लुक नहीं है किसी धरने से। अभी उनको बयान क्यों देना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसका रीजन ये कि मौलाना साहब जब पर्सनली कहीं पर बैठते हैं तो वो कहते हैं कुछ रियासती इदारे मेरे साथ मौजूद हैं। अब जब वो इस तरह की बातें करेंगे, जब मिसिंग पर्संस की बातें करेंगे, जब करतारपुर की बातें करेंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। डोगर साहब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते लोगों को। देखें, मौलाना जो है वो बड़े बड़े चालाकी से उन पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिससे आपके अदारे हिट हों। सारी दुनिया में आपके अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, करतारपुरा की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करते हैं, इलेक्शन में उनकी इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो वो जो तासुर देना चाह रहे हैं ना, वो यही है कि रियासती अदारे जो हैं वो अपने दायराकार से बाहर निकल के खेल रहे हैं। तो ये वो एजेंडा है जो मोदी का एजेंडा है, जो जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सिचुएशन है, आपकी मगरबी सरहद पर जो सिचुएशन है, तो ऐसे में पाकिस्तान में यूनिटी की जरूरत है। जरूरत तो यह है कि पूरी कौम अपने अदारों के साथ खड़ी हो। ऐसे मौका पर मौलाना बजाय साथ खड़े होने के वो अदारों को टारगेट कर रहे हैं, इंटरनली पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो अदारों के खिलाफ खड़े हो। मेरा सर मैं चाहूंगी आप भी इस पे कमेंट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले राना साहब ने कुछ किया कि वहाँ पे जो लोग उनको खाने क्या मिल रहे हैं, अगर थोड़ा सा वक्त है तो मैं वो बताना चाहूंगी। वो ये है कि सुबह के टाइम पे उन्हें निहारी और चने जरूर आते हैं, दोपहर में उन्हें आता है कोरमा और बिरयानी आ रही हैं, और रात में भी चावल आते हैं। और अगर हम में से कोई भी वहाँ पर चला जाए, मसलन बुरका शुरका लेके या कुछ भी लेके, तो पराठे शराठे और चाय तो आपको पक्की मिलेगी। इतनी की फैसिलिटीज़ हैं, और जो 50 दिन इससे ज़्यादा का प्लान है मौलाना साहब के साथ पास। लेकिन जी प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको मेन्यू तो सुनाया था, लेकिन जो सवाल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि DGISPR ने कहा कि फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है इस मार्च से। और जो मैंने बात की थी राना साहब के, मौलाना साहब जहाँ बैठते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से वो बात एक तरफ से चलती हुई दूसरी तरफ आती हुई तीसरी तरफ आती हुई पूरी फैली हुई है, जिसकी वजह से सारी मसले हो रहे हैं। देखिए अलीना, बात ये है, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने जो बात की वो 100% दुरुस्त बात की। बिल्कुल। अफवाज पाकिस्तान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। और ये जो मौलाना और इनके हवारी अल्जाम तराशी करते रहते हैं, आप देखिए हमने पहले भी बात की थी, और DGISPR जनरल आसिफ गफूर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 2014 का जब धरना था तो उस वक्त भी पाक फौज को जो जिम्मेदारी उस वक्त की हुकूमत ने दी थी वो उसने पूरी की थी, और वो मुंतखब हुकूमत के साथ थे। बिल्कुल ऐसा। इसी तरीके से इस वक्त भी जो भी हुकूमत वक्त है, देखिए पाक फौज किसी जगह पर खुद जाकर एक्शन नहीं करती। बिल्कुल ऐसा। जब तक मजाज अथॉरिटीज उन्हें तलब ना करें। जब मजाज अथॉरिटीज पाक फौज को बुलाती हैं तो फिर पाक फौज जाके, वो जलजले वाली बात हो, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वो सैलाब की सूरत हाल हो, पाकिस्तान की अफवाज पर पाकिस्तानी कौम को फख्र है। और ये चंद अनासर जो एक मुख्तसर सा टोला जिन्होंने गैर मुल्कियों से इस बात का ठेका लिया हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ शरंगेजी फैलानी है, वो अलीना इस किस्म का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। बिल्कुल। आप ये देखें मौलाना फजल रहमान साहब को क्या तकलीफ है, कभी कोई पाक फौज वाले खुद जाकर पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटी देते हैं? उन्हें इलेक्शन कमीशन बुलाता है, उन्हें उस वक्त की हुकूमत बुलाती है, वो फिर जाते हैं। हर कुदरती आफत के मौके पर हमारे सिविल इदारों का इन लोगों ने 70-72 सालों में लूट मार करके वो हाल कर दिया कि वहां कोई मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनने दिया। तो पाक फौज हर जगह आकर मदद करती है, कुर्बानियां देते हैं, सफाई से लेकर जर्नैल तक उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो लीना, ये जो बात है, मैं एक अर्ज करूं, जो बाबर डोगर साहब ने बात की ना कि हुकूमत 50 दिन के लिए तैयार है, हुकूमत 50 दिन के लिए बाबर डोगर साहब तैयार हो या ना हो, जो मर्जी हो, लेकिन जिस किस्म की शरंगेजी फैलाई जा रही है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के कौमी मफादात के खिलाफ, इस तरह की सूरत हाल जो है ना, इसका हुकूमत वक्त को नोटिस लेना होगा।
और ये चीज जो अलीना अभी बात कर रही थी कि प्राइम टाइम पे आप आकर शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दें, तो ये चीजें कितना अरसा आप कौम बर्दाश्त कर सकती है? और कोई कौम बर्दाश्त करती भी नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर किसी भी जगह ये नहीं होता कि आप एक लामहदूद मुद्दत तक के लिए अलीना किसी को ये हक दे दें। अब देखें साबित क्या हुआ। ठीक, आज आप देखें क्या हो रहा है इंडियन पंजाब में। मोदी गवर्नमेंट ने सिखों के पासपोर्ट के जरा के लिए जो उन्होंने दी हुई थी, उसमें वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है मोदी गवर्नमेंट, ताकि सिखे सहूलत से फायदा ना उठा सकें। और दूसरी तरफ एक तरफ तकलीफ हो रही मोदी गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ तकलीफ हो रही है मौलाना फजल रहमान और नून लीग वालों को। एजेंडा क्या? मोदी इनके घर में आकर रोटियां पाड़े, वो ठीक है। उसकी पगड़ी पहनकर ये लोगों का इस्तकबाल करें शादी में, नवाज शरीफ साहब, वो ठीक है। तो आज ये मैं आपने बिल्कुल सही बात की थी कि वहां के लोग जो हैं ईस्ट पंजाब के, वो बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने जो फैसला किया करतारपुर के हवाले से, आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, वहां सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के गुण गाती है। वो जनरल कमर जावेद बाजवा के गुण गाती है, वो इमरान खान के गुण गाती है, जिसकी वजह से इन दुश्मनाने पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। ठीक है राना साहब, आपने अभी नून लीग का जिक्र किया तो मुझे एक और खबर याद आ गई। आज की बड़ी अहम खबर थी, जराए कुछ इस तरह की खबरें यहाँ पे खासतौर पे शहर इक़्तिदार में जराए की तरफ से खबरें आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा के कुछ राब्ते हुए हैं। किसी ने कहा व्हाट्सएप पे राब्ता हुआ है मौलाना साहब के साथ, किसी ने ये बात की कि शायद वो आज मौलाना साहब से मिलेंगी, फिर कहा गया कि वो मौलाना साहब से नहीं मिल रही हैं। बाबर डोगर साहब, कोई मुलाकात आपको नजर आ रही है? और ये जो आज जराए इस तरह की खबरें फैला रहे थे, इसमें कितनी सदाकत है? अलीना, आज जाती उमरा रायविंड में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक पहले ये था कि इस चीज़ की हमें कंफर्मेशन मिली कि मरियम आज 4 बजे मौलाना से मिलने के लिए इस्लामाबाद जाएंगी और आज उनकी मुलाकात है 9 बजे। खाना मौलाना के साथ खाएंगी और फिर आज ही वापस आ जाएंगी। इस सिलसिले में बाद में चेक किया गया, उनकी तैयारियाँ भी कंप्लीट थी। लेकिन 2 बजे शहबाज शरीफ अचानक जाती उमरा जाते हैं, वो नवाज शरीफ से मिलते हैं, उनसे लंबी चौड़ी मुलाकात करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि मरियम का जो इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम था वो फ़िलहाल मुलतवी हो गया। दूसरी डेवलपमेंट ये थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो मेडिकल बोर्ड, प्राइवेट मेडिकल बोर्ड जो डॉक्टर अदनान की ज़ेर सरकर्दगी बना है, उसने आज उनके प्लेटलेट्स अनाउंस किया कि उनके प्लेटलेट्स 25,000 पर आ गए हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं बाहर जाने की, और इस सिलसिले में मियाँ साहब भी तैयार हैं और फैमिली मेंबरान जो है वो भी तैयार जब आपने बोला है ना कि 25,000 पे आ गए उनके प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स 25,000 में आए हैं, उसकी वजह ये तो नहीं थी जो मुलाकात होनी थी मरियम नवाज की और मौलाना साहब की, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए तो कम से कम 50,000 के करीब चाहिए ना प्लेटलेट्स। तो बिल्कुल, जो हुकूमती बोर्ड बना था उसने तो यही कहा था कि जब तक 60,000 से 1 लाख के दरमियान उनके प्लेटलेट्स नहीं होंगे, मियाँ साहब इस कंडीशन में नहीं है कि वो बाहर सफ़र कर सकें। जब मियाँ साहब जाती उमरा ट्रांसफ़र किया जा रहा था कल रात को उनको, तो उस वक़्त उनके जो प्लेटलेट्स थे वो कोई 35,000 थे, अब वो 25,000 पे आ गए हैं। और अब साथ ही ये भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जनाब के उनको ये सजेस्ट किया जा रहा है और मियाँ साहब मान भी गए हैं कि लंदन जाने के लिए। पहले तो ये एक बातें बताई जाती थी कि मियाँ साहब नहीं मानते, अब इतला ये कि मियाँ साहब अब मान गए हैं, वो जाना चाह रहे हैं यहाँ से। ये इस मुलाकात की वजह से, इन खबरों की वजह से तो प्लेटलेट्स नहीं हुए कि भाई रहने दें, हम मरियम को क्यों भेज रहे हैं, अब्बा जी बीमार हो गए हैं इसलिए शायद मरियम जो है वो ट्रैवल नहीं करेंगी, बाद में देखते हैं। समझाएं थोड़ा मरियम को। देखिए अलीना, बात यह है, मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि मरियम नवाज मौलाना के पास नहीं आएंगी, ठीक है, और मैं आज भी अपनी उस बात पे कायम हूँ। फिर ये खबरें क्यों आ रही हैं? खबरें भी तो खुद ही छोड़ी जाती हैं ना। आप ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं आपको गुजारिश करूँ, बात यह है, देखें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अगर बाहर जाना है इलाज के लिए तो उन्हें हुकूमत से उसकी इजाज़त लेना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उनके अब वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ने जो वजाहत की है 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर के नाम ECL पर हैं। तो अलीना, ये बग़ैर हुकूमत की इजाज़त के मौजूदा हालात में बाहर नहीं जा सकते।
ठीक। लेकिन मियाँ साहब का जो देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बीमारी के हवाले से हमें बिल्कुल, अगर देखें मियाँ साहब की बीमारी जो वो मेरी आज मरियम औरंगज़ेब साहबा से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि मियाँ साहब की तबीयत कैसी है, तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि मियाँ साहब की तबीयत इंतहाई तशवीशनाक है। ठीक है, अच्छा। और तो मेरी बात सुने, उन्होंने कहा कि ये बात मुझे वहाँ से डॉक्टर इदनान साहब से बताई गई है कि उनके प्लेटलेट्स भी कम हुए हैं, लेकिन मैंने अपना, उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप दुआ करें। मैंने कहा हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे। देखें मियाँ साहब के प्लेटलेट्स की असल सूरत हाल क्या है वो या शरीफ फैमिली को पता है, सर वो तो यूनिट देके कल मुझे पता या चला सर। मेरी गुजारिश सुने ना, या डॉक्टरों को पता है। ये सर आप बाकी जो बात है, मेरी बात सुन लेना, मेरी गुजारिश तो सुन लेना। अभी आप देखें ना, आगे जरा इससे बढ़े थोड़ा सा, कि जो ये टोपी ड्रामा इस मुल्क में जारी है, ठीक है राम साहब, एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है, दूसरी तरफ फिर वो टोपी ड्रामा प्रोडक्शन ऑर्डरों का शुरू हो गया। ठीक है राम साहब। अभी आप देखें आसिफ जरदारी साहब भी हॉस्पिटल में व्हील चेयर पर फिर रहे हैं, और खुर्शीद शाह साहब भी व्हील चेयर पे एहतसाब कोर्ट में गए। इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, फिर बात करूंगी तो फिर बात कहीं और चली जाएगी, फिर आपको मुझे बुला लिया जाएगा। उससे बेहतर है कि हम इस पर ना ही बात करें तो बेहतर होगा। लेकिन आज एक और भी बड़ी चीज हुई है, बेबी बेबी तो हम सब ने बड़ा सुना हुआ है, लेकिन आज मौला बख्श चांडियो साहब बेबी बेबी के नाम पे बड़ा खफा हुए। फैसल जावेद साहब ने कहा कि बेबी कोई है, पता नहीं किसका नाम लिया, सुना बिलावल साहब का नाम लिया। पहले वो जरा सुने कि आज हुआ क्या है, बेबी के ऊपर इतना मसला क्या है बेबी पे। जी, ये बेबी पे इतनी खफा, इतनी नाराजगी मौला बख्श चांडियो साहब क्यों हुए? अगर बिलावल को बेबी कह भी दिया तो कौन सी इतनी बड़ी बात है? अंग्रेजी फिल्मों में तो हम यही देखते हैं, कोई किसी को कहता है बेबी इधर आओ, कोई कहता है बेबी उधर जाओ, तो बेबी पे इतना ऑफेंड होने की क्या जरूरत है? अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने किसी को बेबी कहा तो आगे से कोई इस तरह का रिएक्शन आएगा। राना साहब देखें अलीना, बात ये है कि ये सारी देखें, ये बेबी का लफ्ज़ जो है ना, इतना काबिल एतराज़ लफ्ज़ नहीं है ही नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी को सियासी बच्चा कहेंगे तो उस पर इतराज़ होता है। लेकिन इसका आगाज किसने किया? मौला बख्श चांडियो साहब। मौला बख्श चांडियो ने कहा ना फैसल जावेद को बेबी, तो उसके जवाब में अगर फैसल जावेद ने बिलावल को बेबी कह दिया, तो अगर फैसल जावेद को बेबी कहना जायज़ है तो बिलावल को बेबी कहना कहाँ से नाजायज़ हुआ? बिल्कुल नहीं। ठीक है। फिर अगर मौला बख्श चांडियो समझते हैं कि वो उम्र में छोटे हैं, फैसल जावेद इसलिए बेबी कह दिया, तो वो जो है बिलावल भुट्टो साहब, वो जिनके बारे में वो बड़े एहतराम से अल्फाज अदा कर रहे थे मौला बख्श चांडियो, वो उनके तया लगते हैं। बात यह है कि मौला बख्श चांडियो को खुद अपनी जुबान पर कंट्रोल होना चाहिए, और अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर जवाब मिला तो उस पर इतने सीख पा क्यों हो रहे हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा। देखिए कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जूती के बराबर नहीं हो। मौला बख्श चांडियो साहब, आप तो पैदा इसलिए हुए हैं कि आपने उनकी जूतियां चाटनी है। ओहो, लेकिन डोगर साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि अगर हम बिलावल को बेबी कह भी देते हैं, मेरा मतलब है अगर जो फैसल जावेद साहब हैं उन्होंने उन्हें बेबी कह भी दिया, तो बेबी तो एक बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड, अगर कह भी दिया तो ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से मौला बख्श चांडियो साहब जो है वो आपस से बाहर हो गए? मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह से ऑफेंड नहीं होना चाहिए था। और सेकेंडली, अगर उन्होंने बेबी कहा तो वो सियासी मैदान में बच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे लगा या तो इसको चैलेंज करेंगे, नहीं वो बड़े नहीं, असल मेरा ख्याल है कि उनका मकसद यही था कि सियासी मैदान में वो बचे हैं। हार्मोनिक चेंजेस मेरा ख्याल है कि नहीं था। अब ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन देखें मौला बख्श चांडियो ने पहले खुद उनको बेबी कहा, उसके बाद कहा कि आप तो उसके जूते की नोक के बराबर भी नहीं है। अब ये तो फिर मौलाना चांडियो को, सॉरी चांडियो साहब को ये बताना चाहिए था कि उनकी जूते की नोक के बराबर कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा राना साहब ने कि ये उनके जूते जो हैं वो चाटते रहे हैं और पॉलिश करते रहे हैं। इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि उनकी जूते की नोक के बराबर कौन है या कौन नहीं है। ये सियासत है। अगर आप किसी के बारे में कोई बात करेंगे तो फिर आपको जवाब सुनना पड़ेगा। तो जवाब आपको मिल गया है। अगर आप दूसरे को बेबी कहेंगे तो वो फिर बिलावल को भी बेबी कहा जाएगा इसमें। और बिलावल साहब को पहली दफा नहीं, पहले भी बेतहाशा दफा बेबी कहा गया है, ये कोई पहली दफा नहीं कहा गया।
तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी? आपने उनको बेबी कह दिया था, काफी है, बस ठीक है। अब जब ये कहेंगे कि जूते की नोक के बराबर नहीं है, तो फिर अगला सवाल ये होगा कि आपको क्या पता कि उनकी जूते की नोक कैसी है? कि आप उसको पॉलिश करते रहे हैं, कि आप उसको चाटते रहे हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं? तो सवालात तो फिर उन्होंने खुद अपने लिए खड़े किए हैं। नहीं, अगर इमरान खान साहब कुछ कहते हैं तो ये सारे उनके पीछे पड़ जाते हैं, और अगर जब इनकी बारी आती है तो ये कहते हैं जी स्लिप ऑफ टंग हो गया था, ये तो बड़ा गैर अखलाकी वर्ड है, इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है अभी भी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मजीद हम इस पर बात करते, क्योंकि जो बेबी का लफ्ज़ हम तो बचा रहे हैं उसमें तो ये है कि बड़ा पॉजिटिव सा लफ्ज़ है, बच्चों को बुलाते हैं और पॉजिटिव ही चीज़ों में देखा है, कभी ऐसा नहीं है कि उसको कोई नेगेटिव इंपैक्ट आया हुआ। उसके ऊपर मौला बख्श चांडियो साहब का इतना वो हो जाना, रिएक्शन करना, इतने गुस्से में आना मेरी समझ से बाहर है। खैर होप सो शायद आप लोगों में से किसी चीज़ को काफ़ी लोगों को समझ आ गई हो इस हवाले से। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, लाने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।